अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं कात्यायनी चतुर्वेदी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। अच्छी बढ़वार हेतु मटर की फसल में जरूरी प्रबंधन। आम के बाग को क्षति पहुंचाने वाले कीट और उनका नियंत्रण। किसान भाइयों, मटर की फसल बुआई के समय अनुसार बढ़वार की अलग अलग अवस्थाओं पर है, लेकिन इन सभी अवस्थाओं में सिंचाई से लेकर पौध सुरक्षा इत्यादि पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। क्योंकि एक ओर जहां सिंचाई के अभाव में फसल सूखने लगती है, तो वहीं दूसरी ओर खरपतवार और हानिकारक कीट और रोग फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए मटर की फसल में इन सभी कार्यों को कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रही हैं त्रिहुत कृषि महाविद्यालय जिला मुजफ्फरपुर की कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर माधुरी आर्या। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने मटर की फसल लगाई होगी, वह फसल अभी बढ़वार की अलग अलग अवस्था पर होगी और इस समय इस फसल में कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है, जैसे कि खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, कीट एवं रोग नियंत्रण आदि। तो इन्हीं सब कार्यों को किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं। उसमें भी 20-25 दिन हो गए तो उसमें खरपतवार आ रहे होंगे, उसकी हाथों से वीडिंग कर दे, क्योंकि हम इसमें पोस्ट इमरजेंस वीडिसाइड नहीं डालते हैं, किसी भी चने या दलहन की फसल में नहीं डालते हैं। ये सिर्फ प्री इमरजेंस बुआई के 24 घंटे के अंदर ही डालते हैं। उसके बाद वीडिसाइड का एप्लीकेशन नहीं किया जाता है, तो हैंड वीडिंग ही करेंगे। अगर उसमें बीच में स्पेस है तो वीडर का सहायता ले सकते हैं, वरना हाथों से ही कर लेते हैं। फर्टिलाइजर भी इसमें हम बेसिक डोज में ही डालते हैं, बाद में नहीं डालते हैं। किसान भाइयों, मटर की फसल में मुख्य रूप से उगता रोग का प्रकोप अधिक होता है। यह रोग लगने की प्रारंभिक अवस्था में ही पौधों की पत्तियां नीचे से ऊपर की ओर पीली पड़ने लगती हैं और बाद में पूरा पौधा सूख जाता है। तो आप इस रोग की रोकथाम किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं। रोगों के लिए अगर हम बुआई के समय या ठीक कुछ समय पहले, मतलब 1 या 2 दिन के अंतराल में अगर ट्राइकोडर्मा हम 5 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिट्टी में डाल दें, तो विल्ट रोगों से बहुत आसानी से बचा जा सकता है। पौधे भी बहुत हेल्दी रहते हैं, उन्हें बाद में रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता उसमें डेवलप हो जाती है और बहुत रोगों की समस्या नहीं आती है। इसके बाद अगर फिर भी किसी ने नहीं डाला हो तो उसमें डाइमिथोएट डाल सकते हैं। इसकी डोज है 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से हम उसमें डालते हैं। इसमें सिंचाई के लिए अगर ज़रूरत हो सिंचाई करते हैं और बिफोर फ्लावरिंग हम इसमें सिंचाई करते हैं। आफ्टर फ्लावरिंग इसमें हम सिंचाई नहीं करते हैं। पाला से बचाने के लिए इसमें किसी दवा का छिड़काव नहीं करते हैं। सिर्फ अनुमान पे अगर पाला पड़ने की अंदेशा होती है तो हम उसके पहले दिन उसमें अच्छी सिंचाई कर देते हैं, जिससे बचाव हो जाता है। किसान भाइयों, मटर की फसल में तना छेदक कीट का भी प्रकोप होता है। यह काले रंग की मक्खी होती है। फसल की प्रारंभिक अवस्था में छेद कर अंदर से खाती हैं, जिससे रोग ग्रसित पौधा सूख जाता है और आपको काफी नुकसान होता है। तो आप इसकी रोकथाम किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं। मटर में भी अगर कीट की समस्या आती है तो इसके लिए हम एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग 50% फ्लावरिंग
जब आधी फसल पक जाए, इस 2 स्टेज में हम इसमें कीटनाशक का छिड़काव करते हैं। इसमें भी प्रोपेनोफॉस डाल सकते हैं, इंडोक्साकार्ब डाल सकते हैं। इंडोक्साकार्ब की डोज है 1 मिलीलीटर प्रति लीटर और प्रोपेनोफॉस की डोज है 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से हम इसमें डालते हैं। किसान भाइयों, बताई गई इन सारी गतिविधियों को अपनाकर आप मटर की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। फलों की बागवानी के अंतर्गत अगर बात करें आम की, तो इसके बाग प्रदेश में काफी देखने को मिलते हैं और आने वाले समय में आम के बागों में पुष्पन की अवस्था शुरू होने को है। अतः फल उत्पादक किसान भाइयों, यदि आप आम के बागों से गुणवत्ता युक्त अधिक फल लेना चाहते हैं तो बागों में इस समय लगने वाले हानिकारक कीटों की पहचान कर किस तरह से करें इनका नियंत्रण, इस बारे में उचित सुझाव दे रही हैं एक कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव। नमस्कार किसान भाइयों, आपको आज बताऊंगी मैं कि आम के बाग में आपको क्या क्या कीट प्रबंधन नीतियां अपनानी है, इस माह से शुरू करनी है और जनवरी तक लेनी है। अभी आप देखेंगे अगर अपने बाग में अगर जहाँ जहाँ पर शाखा गांठ कीट की समस्या है वहाँ शाखा गांठ दिखाई देने लगी है। शाखा गांठ गांठें सी पड़ जाती हैं जिसकी वजह से आगे की जो नई पुष्प कलिकाएँ हैं वो नहीं निकलती हैं, और जब नई पुष्प कलिकाएँ नहीं निकलेंगी तो आगे जब बौर आएगा तो बौर भी नहीं आता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है ये, और इसकी वजह से कभी कभी बिल्कुल पूरी की पूरी फसल जो है वो नष्ट हो जाती है। किसान भाइयों, आम के बाग को क्षति पहुंचाने वाले हानिकारक कीटों में से एक है शाखा गांठ कीट। इसलिए आप अपने आम के बागों को इस कीट से बचाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए जानते हैं। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है कि अगर आप अपने बाग में एक बार दौरा करें और अगर आपको ये शाखा गांठें दिखाई दे रही हैं तो इनकी आप हल्की हल्की सी कटाई छटाई कर दें, क्योंकि इसके खोलने के लिए जो उपाय बताए जाते हैं 2,4-D का वो आप ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि कई दवाएं जो समय इस्तेमाल की जाती हैं गांठों को खोलने के लिए उससे फाइटोटॉक्सिटी यानी कि कभी कभी पत्तियों में जलने जैसी समस्या आ जाती है। तो इसलिए आपके लिए अच्छा है कि हल्की सी कटाई छटाई के साथ में उन गांठों को खत्म कर दें और नष्ट कर दें, और अपने बाग की साफ सफाई का समुचित प्रबंधन जरूर कर दें। इसके साथ ही इस समय कहीं कहीं इलाकों में आम में कुछ पत्तियां जाले के रूप में दिखाई देती हैं, जिसे हम जाला भेदक कीट कहते हैं। ये जाला बना के पत्तियां, उसके अंदर लार्वा रहता है काले से रंग का और पत्तियों को खाता है, जिससे हरा भाग खत्म होने की वजह से प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रभावित होती है और उसके बाद में ये आम की पैदावार पर असर डालता है। तो अगर इस तरह के आपको जाले पेड़ों पे दिखाई दे रहे हैं तो एक तो ये है कि यदि आप चाहें तो इन जालों को काट दें और उन्हें जला दें, लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि ये जो लार्वा है, जो सूढ़ी होती है इसके अंदर जालों में, इसमें एक जैसे मकड़ी जाला बनाती है, मकड़ी की तरह का तार खींचते हुए नीचे ज़मीन पर पहुंच जाती है और फिर नीचे ज़मीन में मिट्टी के अंदर प्यूपा के रूप में चली जाती है। तो अगर आप वहाँ कटिंग करेंगे, काट छाट करेंगे जालों को ज़मीन पे नीचे जब जाले गिरेंगे तो ये जो लार्वा होता है, सूढ़ी होती है भेदक की, ये जो है अंदर ज़मीन में चली जाती है और अगले साल फिर से समस्या आपके लिए खड़ी कर सकती है। तो बेहतर ये होता है कि हम जब इस तरह की काट छाट करें तो या तो नीचे कोई पॉलीथीन बिछा लें, काले रंग की पॉलीथीन बिछाएं तो अच्छा होगा, और उस पर ये सारे जाले हम काट के रखें। तो जब जाले काट के रखेंगे और साथ साथ जब कीड़ा जो है एक सिल्क की तरह का, एक इस मकड़ी के जाले की तरह का तार बनाता है और ज़मीन तक पहुंचता है, तो वो उस पॉलीथीन पर ही रहेगा, या जो भी कोई शीट या चादर आप डालना चाहें डाल सकते हैं, जिससे वो ज़मीन के संपर्क में नहीं आए। और इसके बाद में उन सारा जितना भी जालेदार है और लार्वा है, इन सबको आप खत्म कर सकते हैं जलाकर। तो एक ये काम कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा समस्या है और जाले जो है आप काट नहीं पा रहे हैं,
तो आप 2 दवाइयाँ हैं, उनका आप नाम नोट कर लीजिए। एक तो क्विनोलफॉस 25 EC 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से आपको इस्तेमाल करनी है। एक पेड़ में लगभग 10 से 20 लीटर का पानी की आवश्यकता होती है, तो उस अनुपात से आप अपना घोल बना सकते हैं। और दूसरा ये 15 दिन के अंतराल पर, पहला तो क्विनोलफॉस कहते हैं, दूसरा अगर आपको लगता है कि फिर से जाले दिखाई दे रहे हैं तो मोनोकोटोफास 40 EC का आप 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो आप इससे अगर करेंगे तो जाले आपके खत्म हो जाएंगे। दिसंबर से कड़ी कीट की समस्या अक्सर आनी शुरू हो रही है। इस बार मौसम भी थोड़ा ऐसा है कि लगता है जल्दी ठंड आ जाएगी, तो आपको बस तैयारी करनी है कि 15 दिसंबर तक अपने पेड़ों के, अपने आम के बागों में बहुत समुचित आप प्रबंधन करें। अब बात आती है कड़ी कीट की, जिसे हमारे कुछ किसान भाई मैंगो मिलीबग के नाम से भी जानते हैं। ये सफेद चपटा मोटा अंडाकार कीट होता है जो कि पौधों की कोमल शाखाओं से रस चूसता है और इसके अधिक प्रकोप से कभी कभी फल भी गिर जाते हैं। तो आप कैसे करें इस कीट का प्रबंधन, आइए इस बारे में भी जान लेते हैं। साफ सफाई का विशेष ख्याल रखें और अच्छा सा एक डीप हैरो, एक गहरी जुताई जरूर करा दें। थाले आसपास बिल्कुल सही करें। नवंबर में ही आपको जितना भी पोषक तत्व आपको खाद डालनी है वो डाल दें। और जब आप थाले सफाई करेंगे तो 15 दिसंबर तक का ध्यान रखिएगा। पहले आप दिसंबर माह में जितने भी आपके आम के पेड़ हैं और स्पेशली वो वाले पेड़ जो किनारे वाले हैं, उन पे आप कड़ी कीट का प्रबंधन करेंगे। कड़ी कीट का प्रबंधन करने के लिए आपको एक 25 सेंटीमीटर चौड़ी जो है एक पॉलीथीन शीट या प्लास्टिक की शीट लेनी है और उसको ग्रीस की सहायता से आप पेड़ के चारों तरफ लपेटेंगे। कोशिश करिएगा कि 1 फीट ऊंचा रहे। अगर 1 फीट ज़मीन से पेड़ पर नहीं हो पाता है तो आप ज़मीन से नीचे लगातार भी कर सकते हैं, और उससे पहले आप पेड़ की सतह को चिकनी बना लीजिएगा और ऊपर और नीचे, अंदर और बाहर दोनों तरफ ग्रीस या कोई भी चिपचिपा पदार्थ आप लगा सकते हैं और सुतली की सहायता से आप उसे बांध दीजिए। तो इससे क्या होगा कि 15 दिसंबर तक जब कड़ी कीट के जो बच्चे हैं निकलना शुरू होंगे ज़मीन के अंदर से, तो वो इस पेड़ पर नहीं चढ़ पाएंगे और इससे आपका कड़ी कीट की समस्या का निदान हो जाएगा। दूसरी बात है, जब आप गहरी जुताई करेंगे तो जितने भी कड़ी कीट के अंडे हैं और बच्चे हैं और दूसरे अन्य कीड़ों के जो अंडे बच्चे हैं वो बाहर आ जाते हैं और उनसे जो हमारी कीट भक्षी चिड़ियाएँ होती हैं, बतखें होती हैं, बगुले होते हैं, वो इन सबको खा लेते हैं। तो इसका आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपने बाग का समुचित प्रबंधन करेंगे तो आपके बाग में अच्छी रहेगी, पेड़ की स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और वो आपको अच्छा ही फल और पैदावार देगा। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं मौसम में बदलाव हो रहा है और ठंड का दौर धीरे धीरे अपनी दस्तक दे रहा है। ऐसे में हमारे जो भी किसान पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हैं उन्हें सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि मौसम में बदलाव के चलते पशुओं में कई प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं। खासकर छोटे और नवजात बछड़े बछड़ियों को ठंड से बचाना बहुत जरूरी है। लेकिन देखने में अक्सर ये आता है कि कुछ पशुपालक इन नवजात बछड़े और बछड़ियों की देखरेख और प्रबंधन पर विशेष ध्यान नहीं देते, जिसके फलस्वरूप दुधारू पशुओं के स्वास्थ्य में गिरावट हो जाती है। और इन सब समस्याओं से बचने के लिए दुधारू पशुओं का जाड़े के मौसम में किस प्रकार से प्रबंधन करें, आइए जानते हैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय जिला पटना के पशु चिकित्सक डॉक्टर पंकज कुमार से। पशुओं की जब बात करते हैं तो इसमें जो उसके नवजात बछड़े बछड़ियां हैं या कटरे कटरियां हैं गाय या भैंस के, उनको ही विशेष ख्याल की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाई, ठंड के ऋतु में छोटे बछड़ों को बचाना इसलिए भी आवश्यक है कि अगर वह स्वस्थ हो जाएंगे तो उनके शरीर की उत्पादकता कम हो जाती है, बढ़वार कम हो जाती है और ये ठंड खत्म होने के बाद भी उनके शरीर पर इसका दुष्प्रभाव देखा गया है। कृमि होने से शरीर उनका भीतर से कमजोर हो जाता है और जो भी भोजन वगैरह वो करते हैं वो कृमि उसका जो पोषक तत्व होते हैं वो चूस लेते हैं। ऐसी स्थिति में वातावरण का थोड़ा भी तनाव, स्ट्रेस अगर पड़ता है शरीर पर तो पशु का बच्चा
तुरंत अस्वस्थ हो जाता है। पशुओं में ये सभी समस्याएं ठंड लगने के कारण होती हैं। तो पशुओं को ठंड के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए कौन कौन से जरूरी प्रबंधनों को आप अपनाएं, आइए जानते हैं। इन दिनों 2-3 काम आपको करना नितांत आवश्यक है। सबसे पहली बात कि बरसात का मौसम समाप्त होने के पश्चात ये ठंड का मौसम शुरू हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर आप कृमिनाशक दवा की उचित खुराक न दे पाए हो अभी तक, तो विलम्ब तो हो चुका है, लेकिन तत्काल 3 महीने से ऊपर के जितने भी आपके गाय या भैंस के बच्चे हैं, मेमने हैं, उनको आप कृमिनाशक दवा की एक खुराक अवश्य दे दें। दूसरी, आप जहां भी कटरियों को बांधते हैं ये अवश्य निश्चित करें कि जूट के बोरे की ओढ़नी बनाकर उनके शरीर पर डालें। रात में ओढ़नी गिर जाती है तो उसको ठीक से पेट के नीचे की जाली बना करके उसे बांध दे, गिर पाए। ये ठंड हवाओं को सीधे उनके शरीर में लगने से रोकेगा। जो भी आपके गौशाला की खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, उसको भी जूट के बोरे की या प्लास्टिक के बोरे से टाट बना करके उसको बंद कर दें, ताकि रात में सर्द में हवा अंदर न जा पाए। बच्चे जहां बैठते हैं वहां पुआल की व्यवस्था करें। पुआल अगर नहीं मिल पाता है, आप छोटे किसान हैं, सीमांत हैं, भूमिहीन हैं, तो ऐसी स्थिति में आप सूखा पत्ता पीपल का, शीशम का, बरगद का देहात में मिल जाता है, बांस का पत्ता, वो सूखा पत्ता बाहर कर ले आएं और उसको बिछा करके बिछाली बना दें और उस पर बच्चे को बैठाएं। पशुशाला की नियमित साफ सफाई नहीं करने पर पशुओं के गोबर और मूत्र के कारण गंदगी फैल जाती है, जिसमें कई हानिकारक फफूंद और जीवाणु पनपने लगते हैं, जिनके संपर्क में आने पर पशु घातक रोगों की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए पशुशाला की नियमित साफ सफाई कर चूना या राख का भुरकाव करना चाहिए, जिससे पशुशाला में नमी कम रहेगी। साथ ही सप्ताह में एक बार लाल दवा से पशुशाला की सफाई करें। एक और प्रबंधन आपको करना आवश्यक है। प्रतिदिन सारे कूड़े करकट को बुहार कर शाम में जो आप आग जलाते हैं अर्थात धुआं करते हैं मच्छर को भगाने के लिए, उस राख को आप एकत्र करते ही होंगे। प्रतिदिन सुबह में गौशाला जहां बथान में पशु को बांधते हैं उसको साफ करके और उस राख को वहां पर छींट दें। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो ये कीटाणुनाशक का काम करता है और दूसरा ये उस फर्श के नमी को अवशोषित कर लेता है, तो वहाँ फफूंद या कोई बैक्टीरिया जीवाणु वगैरह संक्रमित नहीं हो पाता है फर्श उनके द्वारा, और नमी रहित हो जाने के चलते दिन भर में वो जगह सूख जाएगी। शाम में जब बच्चे वहाँ बैठेंगे, बाछियाँ या पारियाँ, तो वो जगह सूखा रहेगा, तो उसमें ठंड का प्रकोप उनके शरीर में नहीं रहेगा। किसान भाई, बच्चे अगर 2 महीने से ऊपर की हो गए हों, भोजन शुरू कर दिए हैं बाछियाँ या पारियाँ, तो आप उनके भोजन में खली की मात्रा अर्थात फैट की मात्रा अवश्य ही बढ़ा दें। उनके भोजन में 15 से 18% खली की मात्रा बढ़ा दें। ये उनके शरीर के ऊर्जा को बरकरार रखता है और अस्वस्थ होने से या ठंड लगने से बचाता है। दाना में आप प्रोटीन की मात्रा दाल बढ़ा दें, दाल अवश्य ही दें उन्हें प्रोटीन। दलहन या दलहनी फसल जो भी देते हैं उसको हरे चारे को देने से विटामिन ए, विटामिन ई प्रचुर मात्रा में मिलती है और इससे भी उनको पशु के बढ़वार को, इस स्ट्रेस को कम करने में मदद मिलती है। आप कटरियों को या बाछियों को, पारियों को दिन में 2 बार ताज़ा चापाकल का पानी पिलावें। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल करेंगे तो अभी आने वाले समय में जो स्ट्रेस पड़ने वाला है पशु के शरीर पर या आपके व्यवसाय पे, उससे आप निजात पा सकते हैं। तो अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला समस्तीपुर से गिरीश कुमार जी ने। यह गेहूं की उन्नतशील किस्म एवं बीज दर के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो गिरीश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह है अंश। किसानों ने काफी बाढ़ का विभीषिका झेल चुके हैं। बहुत सारे खेत ऐसे हैं जहां पर पानी काफ़ी देर से निकला है, उसमें समय से लगने वाले प्रभेद का चुनाव करें। समय से लगने वाले प्रभेद जैसे आपका HD 2733 है, HD 2967 है, PBW 343 है। ये सब प्रभेद आप 15 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक लगा सकते हैं। आप 5 दिसंबर के बाद लगाते हैं तो आप 5 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक जो मध्यम अवधि के जो भी प्रभेद हैं जैसे DBW 14 है, HD 2643 है, PBW 373 है, इस तरह का प्रभेदों का
चयन करें। जहाँ तक बीज दर की बात है, अगर समय से लगाने वाले जो भी प्रभेद हैं उसको आप 125 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। अगर लेट से प्रभेद लगाते हैं तो उसकी बीज दर थोड़ी सी बढ़ जाती है, इसको 150 किलो तक आप लेके जाएं। कि गेहूं का जो भी बीज है उसको बीज उपचारित करें। किसान भाइयों, आइए अब बात करते हैं गेहूं की बुआई के बारे में। तो कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें तथा 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पर बुआई करनी चाहिए। जहाँ तक सिंचाई की बात है, ये मुख्य रूप से पूरी तरह से आपके निर्भर करता है कि किस प्रकार से आपके खेत में नमी है। लेकिन कुछ स्टेज या कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ पर कि नमी की बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। प्रथम सिंचाई या 20 से 25 दिन के बाद, दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिनों के बाद, तीसरी सिंचाई 60 से 65 दिनों के बाद और चौथी सिंचाई 80 से 85 दिनों के बाद कर दें। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। जाड़े के मौसम में बकरियों की उचित देखरेख और प्रबंधन। अच्छे विकास हेतु मुर्गियों की उचित देखरेख और प्रबंधन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।